हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव आज आधुनिक भारत के इतिहास के साथ जो टॉपिक है, जिसका टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, और सबसे पहले हम पुर्तगीज़ को पढ़ेंगे, पुर्तगाली को पढ़ेंगे। इस क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपको हमारी सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं। हालांकि आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप उसे देख नहीं रहे हैं ठीक से। मेरी बात का यकीन मानिए कि मेरा एक बार जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने बाद आप कोई पेपर देने जाओगे, उसके बाद आप सिर्फ इसी चैनल को देखना पसंद करोगे। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये पूरी तरह से रामबाण है, इसलिए आप मेरे इस क्लास को अवश्य देखिए। आप ये ना देखिए कि मैं सीरियस हो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। आप ये देखिए कि जो हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो कंटेंट जो है वो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए जो पेपर हुए हों, अगर जो उसमें से प्रश्न ना आए हों तो आप उसे कमेंट करके बताइए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं इस चीज़ को। तो आइए, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन, और उसमें भी हम स्पेशल पढ़ेंगे पुर्तगीज़। देखिए, आज के जो प्रश्न बनते हैं वो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर होना चाहिए। अब भारत में यूरोपियों के आगमन के क्या कारण हो सकते हैं? भारत में आखिर यूरोपी आए और उन्होंने जल के मार्ग का खोज क्यों किया? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसी पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, भारत के रास्ते से व्यापार के 2 मार्ग थे। एक भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की होते हुए यूरोप का रास्ता था। ये बीच में भूमध्य सागर पड़ता था। टर्की और यूरोप की स्थिति कुछ ऐसी थी कि बीच में एक तरफ काला सागर था, एक तरफ मरमरा सागर था, बीच में बॉस्फोरस जलसंधि थी। तो इस रास्ते से व्यापार करने के लिए कई देश को पार करना पड़ता था, और हर जगह उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर हुआ क्या कि 1453 में 1483 में कुस्तुनतुनिया पर रोम में जो एक बैजंती नाम का राज्य था, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब नियंत्रण स्थापित करने से 2 चीज़ें हुई। एक तो कुस्तुनतुनिया के लोग धर्म को मानते थे, उन्हें लगता था कि जो कुछ कर रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है। इसलिए इस युद्ध में लोगों ने ठीक से पार्टिसिपेट किया नहीं, लिहाजा कुस्तुनतुनिया हार गया, और जो धर्मांधता थी वो किसी हद तक कम हो गई, और इसका प्रभाव यूरोप पर पड़ा। यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो गया, और लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए भी इधर उधर आते जाते थे। तो अब इधर से आने में जब उस्मानिया का नियंत्रण हो गया तो उसने बहुत भारी टैक्स लगा दिया। उस टैक्स को पे करने में यूरोप वालों को दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि जल मार्ग की खोज को प्रारंभ कर दिया। जल मार्ग के खोज को प्रारंभ किया। अब जल मार्ग के खोज को जब प्रारंभ किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पुर्तगाल हो गया, यहाँ पे आपका स्पेन हो गया। तो स्पेन से एक यात्री निकला कोलंबस। वो भारत की खोज में तो निकला, लेकिन ये भारत के बजाय कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। और पुर्तगाल से 1487 में एक यात्री आता है, उसका नाम है बार्थोलोमेव डियाज। ये कहाँ तक पहुँचता है? ये अफ्रीका के पास पहुँच जाता है, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष। यहाँ से भारत पहुँचने की एक आशा जग जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा तूफान आते रहते थे, इसीलिए इसे केप ऑफ स्टॉर्म भी कहते हैं। 1487 में वो
यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। 1487 की घटना है ये। साथ ही स्पेन में एक प्रिंस हेनरी रहते हैं, ये समुद्री मार्गों का खोज करते हैं और ये अफ्रीका के तट का एक मैप तैयार कराते हैं। अफ्रीका के तट का एक मैप तैयार कराते हैं और इसी मैप के सहारे अगली खोज होती है। ठीक, अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है 3-4 जगह का नाम कि किसने खोज किसने किया है, तो इसको पढ़ाने से पहले हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए, वास्को डिगामा के बारे में सब जानते हैं। वास्को डिगामा, याद रहे, वास्को डिगामा मूल रूप से इटली का निवासी था। वास्को डिगामा मूल रूप से इटली का निवासी था और पुर्तगाल में ये बस गया था। तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था और इसने किसकी खोज किया था? भारत की खोज किया। और फिर देखिए, कोलंबस कहाँ का निवासी है? कोलंबस स्पेन का निवासी है और इसने कहाँ की खोज किया था? अमेरिका की खोज किया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बात क्लियर जा रही है। अब इसके बाद एक है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। देखिए, हम केवल परीक्षा की बात करेंगे। हम चाहें तो इस क्लास को बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन हम शार्ट में केवल आपको परिचित करा रहे हैं। बाकी जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जरूर बताएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन कुक ब्रिटेन के निवासी हैं और इन्होंने कहाँ की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। अब हम बात करते हैं तस्मान की। तस्मान हॉलैंड निवासी है और इसने खोज किया है वान डीम्स लैंड, जिसे हम तस्मानिया भी कहते हैं। और साथ ही तस्मानिया के साथ साथ इसने खोज किया है न्यूजीलैंड का भी। ये कुछ फैक्ट ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक है ना। और अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, वास्को डिगामा के बारे में, जिसने भारत की खोज किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, अब हम चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं वास्को डिगामा के बारे में। देखिए, समझिएगा इसको। 1497 में, सॉरी 1497 में, 1497 में एक पुर्तगाल का एक यात्री है। इस यात्री का नाम है वास्को डिगामा और ये पुर्तगाल से कब चलता है? 1497 में। और ये आशा अंतरिप होते हुए अरब सागर होते हुए हिंद महासागर और अरब सागर होते हुए कहाँ आता है? तो ये वास्को डिगामा 1498 में कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है कालीकट। कहाँ पहुँचता है? कालीकट। अगर जो डेट भी पूछा जाए तो ये डेट है 20 मई। 20 मई 1498 को ये कहाँ पहुँचता है? तो ये पहुँच जाता है कालीकट। कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है और ये वर्तमान में केरल में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कालीकट का शासक है, कालीकट का शासक है, इसका नाम है जमोरिन। कालीकट का शासक है जमोरिन। कभी कभी जाति पूछ लेता है तो ये हिंदू ब्राह्मण है, ये हिंदू ब्राह्मण है। वो वास्को डिगामा का स्वागत करता है। अब आपसे पूछा जाए स्वागत करने का क्या कारण था, तो देखिए, अरब ने अरब सागर पर कब्जा कर रखा है
वहाँ के सारे मार्ग में हैवी टैक्स लगाते हैं वो। और ऐसे में यहाँ के जो लोकल शासक, जो तट के शासक हैं, उनको ज़रूरत थी कि कोई ऐसा आ जाए जो इन्हें जवाब दे सके, जिनके साथ हम अपना व्यापार अच्छे से कर सकें, क्योंकि वो व्यापार करते हैं तो मनमाने ढंग से ही व्यापार करते हैं। तो इसलिए जब ये पहुँचा तो इसका स्वागत इसी उद्देश्य से किया गया कि ये जो है हमारे व्यापार को बढ़ाएगा। आइए फिर क्या हुआ, ये किसके साथ आया था। सवाल ये है कि वास्को डी गामा को कौन लेकर आया। तो बहुत सारी किताबें अब्दुल मानिक लिखती हैं, बहुत सारी किताबें अब्दुल माजिद लिखती हैं, और बहुत सारी किताबें अब्दुल मजीद लिखती हैं। हम इसका नाम लिख रहे हैं अहमद इब्न मजीद। किसके साथ आता है ये, अहमद इब्न मजीद, ये इसका पूरा नाम है। यानी इसको हम अब्दुल मजीद या माजिद या मानिक, इस नाम से किसी किसी किताब में लिखा मिलता है। जो नाम आपको मिले सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो इस नाम ये पथ प्रदर्शक है इनका, इन्हीं के साथ ये आते हैं। ये पथ प्रदर्शक हैं और इन्हीं के साथ ये आते हैं। ये पथ प्रदर्शक हैं, इन्हीं के साथ ही आते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये पथ प्रदर्शक हैं, इन्हीं के साथ ही आते हैं। और जिस समय ये आते हैं उस समय वहाँ का शासक जो है वो एमिनियल रहता है, स्पेन का। उसके समय में ये आते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है। यहाँ पे जब वास्को डी गामा आते हैं तो ये काली मिर्च के व्यापार से, इतना याद रहे, काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। 60 गुना से अधिक लाभ ये कमाते हैं भारत में। लेकिन वो यहाँ पे आ गए थे और यहाँ की स्थिति को देख लिया था कि यहाँ पे क्या स्थिति है, और यहाँ पे स्कोप भी था। अब हम चर्चा करते हैं कि वास्को डी गामा कितनी बार आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे आपका सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो देखिए वास्को डी गामा भारत एक बार 1498 में आते हैं। जब 1498 में आते हैं तो ये व्यापारी के रूप में आते हैं। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में आते हैं। 1502 में आते हैं। और तीसरी बार 1524 में आते हैं। और जब 1524 में आते हैं तो ये पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। ये क्या बनकर आते हैं, पुर्तगाली गवर्नर जनरल। पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। 3 बार आते हैं। और यहीं पे भारत में ही 1527 को इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत, हालांकि इससे पहले भी एक पुर्तगाली की गवर्नर की मृत्यु भारत में हुई है, हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कोचीन में। इनकी मृत्यु होती है कोचीन में। ठीक, तो इस तरह से ये 3 बार भारत में आते हैं, 1498 में, 1502 में और 1524 में। ठीक है ना। अब वास्को डी गामा यहाँ से क्लियर हो गए। अब वास्को डी गामा के बाद अब हम आगे का इतिहास पढ़ाते हैं। देखिए आपने पता नहीं लिया है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लें। चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको। 1503 की बात करते हैं। 1503 में अभी जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर नहीं बना था। अभी ये गवर्नर नहीं है, लेकिन अल्फांसो द अल्बुकर्क ये गवर्नर ना होते हुए भी ये एक कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना करता है।
कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना करता है कोचीन में, और यह प्रथम कोठी होता है, ये प्रथम कोठी रहता है। 1503 में अभी अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर जनरल नहीं बना है पुर्तगालियों का, और ये यहाँ पे एक कोठी की स्थापना करता है कोचीन में। तो कोचीन पहली कोठी है पुर्तगालियों की, इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 1500 की। 1498 के बाद 1500 की बात करते हैं। 1500 में एक पुर्तगाली गवर्नर आता है, नाम है पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज ये पुर्तगाली गवर्नर है, ये 1500 में आता है। ये पुर्तगाली गवर्नर है, ये 1500 में आता है। ये किसने कुछ किया है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है इसको बताना, क्योंकि जब ये आता है तो अपने साथ ये 13 जहाज लेकर आता है, 13 जलयान लेकर आता है, और ये जलयान युद्ध से लैस रहते हैं। और यहाँ पर आकर वो इस चीज़ का अनुभव करता है कि अगर जो हमें भारत पर कब्जा करना है या भारत में अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो हमें अपने जलयान को, युद्धपोत को मजबूत करना होगा, यानी हम जल में युद्ध कर सकें, ऐसी रणनीति हमें बनानी होगी। इसलिए 13 जहाज लेकर आता है, और ये क्या करता है, ये कोचीन और कन्नौर दो जगह ये जाता है, और यहाँ आकर के वो यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को देखता है। ये भी बड़ी बात है, यहाँ आकर के क्षेत्रीय राजाओं से मिलता है और उसे पता लग जाता है कि यहाँ आपस में वैमनस्य है, आपस में इन लोगों की दुश्मनी चलती रहती है, और इसी का फायदा फ्यूचर में सब लोग उठाएंगे। इसके बाद फिर फ्रांसिस्को द अल्मीडा आता है। 1505 से 1509 तक एक जो आता है उसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये महत्वपूर्ण नाम है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को क्यों जाना जाता है? इसको हम प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल मानते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। ठीक है ना। अब ये क्या करता है? सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया था कि अल्वारेज ने बता दिया था कि हमें अपने युद्धपोत को मजबूत रखना है। 13 जहाज के साथ वो आया था, और 13 जहाज से ही उसने अपना विजय अभियान किया था। तो अब आइए देखिए इसने क्या किया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। देखिए हम ब्लू वाटर पॉलिसी को ब्लू पेन से ही लिख रहे हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर जो हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, इसे लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अरब सागर जो है, यहाँ पे अरबों का कब्जा था, और इस कब्जा को हटाने के लिए इसने समुद्र में अपने गश्त लगाने शुरू कर दिए। इसके जलयान क्या करते थे? समुद्र में गश्त लगाते थे, और अगर जो कोई अरबी जहाज़ पकड़ा जाता था तो इसको ये सब वो लूटने लगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उस पर इनका कब्जा बना रहे, कब्जे की लड़ाई थी, और इसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अब देखिए पुर्तगालियों ने क्या किया? अरबों के जहाज को अब रोकना शुरू कर दिया था इस पॉलिसी के द्वारा, शांत जल की नीति के द्वारा। साथ ही इसने क्या किया? 1505 में अंजी द्वीप
और कन्नानौर में अंजीद्यूप और कन्नानौर में दुर्गों का निर्माण कराया। कन्नानौर में दुर्गों का निर्माण कराया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। अभी तक तो हमने स्थल ही देखा था, जल में भी लड़ाई चल रही है, जल में भी लड़ाई चल रही है। और यहीं से कम भारत में युद्धपोतों का विकास शुरू होगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि युद्धपोतों का विकास जल में भी शुरू हो जाएगा। आइए आगे देखिए अब क्या हुआ। इसी के समय में मिस्र, क्योंकि जब देखा कि अब ये अपना अधिकार कर रहा है, तो जो लोकल के राजा थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, वो लोग भी नाराज रहने लगे। तो मिस्र और तुर्की को हम टर्की भी कहते हैं, और गुजरात, इन तीनों शासकों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, युद्ध किया। किसके खिलाफ? पुर्तगालियों के खिलाफ। कब? जब फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर था और हार गए। युद्ध किया और हार गए। और इस हार ने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की नींव पक्की कर दी। पुर्तगालियों की नींव पक्की कर दी और हिंद महासागर अब क्या कहलाने लगा? अब हिंद महासागर पुर्तगाली सागर कहलाने लगा, क्योंकि यहाँ पे अब पुर्तगालियों का कब्जा पूरी तरह से हो गया हिंद महासागर पर। तो अब ये क्या कहलाने लगा? पुर्तगाली सागर कहलाने लगा। अब इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1505 से 1509 की स्थिति हमने आपको क्लियर करा दी। अब एक एक को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि कोई समस्या ना रहे। अब देखिए आइए देखिए, अब हम बात करते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क की। बहुत महत्वपूर्ण नाम, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब हम बात करेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क का। अब हम बात कर रहे हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क की। आप देखिए ये क्या है? ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर इसको मानते हैं। ये कौन है? द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर। लेकिन क्यों कह रहे हैं? लेकिन ये इसी को हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। इसे हम क्या कहते हैं? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अल्फांसो द अल्बुकर्क को हम क्या कहते हैं? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1509 में आया था। 1509 से 1509 में आया और 1515 तक बना रहा। तो 1510 में, यहाँ पे देखिए 1510 में क्या घटना हुई? 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया? गोवा छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया। अब देखिए यूसुफ आदिल शाह कौन है? यहाँ से एक प्रश्न आता है बार बार कि गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? ये बार बार पूछा जाता है। तो याद रहे कि गोल गुंबद का निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था। यूसुफ आदिल शाह ने किसका निर्माण करवाया था? गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? देखिए, और इसी से दूसरा क्या हुआ
इसी से स्थल पर पुर्तगाली सत्ता का हस्तक्षेप शुरू हुआ। इसी जीत ने स्थल पर पुर्तगाली सत्ता का हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभी तक जो लड़ाइयाँ हुई वो समुद्र में चल रही थी, स्थल पे नहीं लड़ी गई थी। लेकिन गोवा तो स्थल पे लड़के जीता। किसने? आदिल शाह, अल्फांसो अल्बुकर्क ने। किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से छीना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही इसने एक विवाह नीति बनाई। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा कि जो पुर्तगाली हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें, जिससे उनकी आबादी बढ़ सके। एक और मज़े की बात कि हमारे यहाँ उस समय सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं विद्यमान थी, विधवा विवाह होते नहीं थे। तो विधवा होने के बाद उसने जोर दिया कि आप विधवा से विवाह कीजिए। इस तरह से अगर जो हम देखें पुर्तगाल के बारे में, तो सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगर जो हम देखते हैं तो, क्योंकि इसने सती प्रथा पे रोक करके विधवा लोगों से पुर्तगालियों की विवाह की नीति अपनाई कि आप लोग यहाँ विवाह कीजिए। जब आप यहाँ विवाह करेंगे तो यहाँ की स्त्री पुर्तगाली हो जाएगी, उसके बच्चे पुर्तगाली हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या फ़ायदा होगा? हमारी आबादी बढ़ेगी, यहाँ उनके रिश्तेदार जो है वो भी हमारा सहयोग करेंगे। इस तरह से इसने एक दीर्घजीवी प्लान को बनाया और विवाह नीति की शुरुआत किया। अगला जो था 1511 में इसने मलक्का जल संधि, नाम सबने सुना होगा। जरा सा आप खोलिएगा अपना मैप, वर्ड वाला चेक कीजिएगा। 1511 में इसने मलक्का जल संधि और 1515 में हारमुज पर नियंत्रण कर लिया। मलक्का जल संधि पर नियंत्रण, और साथ ही साथ 1515 में इसने हारमुज पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। हारमुज पर भी इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह से हम अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। नीनो डी कुन्हा के बारे में। नीनो डी कुन्हा के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, नीनो डी कुन्हा एक और पुर्तगाली गवर्नर जनरल है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसलिए हम इसको भी आपको बता देते हैं। आइए, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का समय है 1529 से 1538। 1529 से 1538। इसकी क्या उपलब्धि है? इसकी उपलब्धि है 1530 में इसने गोवा को मुख्यालय बनाया। साथ ही 1535 में दीव पर 1535 में दीव पर भी इसने अपने दुर्ग का निर्माण कर लिया था। यही इसकी उपलब्धि है। अब आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे अल्बुकर्क में एक पॉइंट छूट गया था, उसको भी जरा नोट कर लीजिए, याद आ गया है। अल्बुकर्क इसकी मृत्यु के बारे में बहुत बार प्रश्न बनता है। तो मृत्यु के बारे में जान लीजिएगा कि गोवा में इसकी मृत्यु हुई थी, गोवा में। और ये भारत में मरने वाला पहला पुर्तगाली था। याद रहे, हमने आपको दूसरा बताया था 1527 में मैंने बताया था कि कोचीन में मृत्यु हुई थी किसकी? वास्को डी गामा की। तो वो दूसरा व्यक्ति था। पहला व्यक्ति कौन है? 1515 तक इसका शासन था।
अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बना हुआ था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? गोवा में। और ये भारत में मरने वाला पहला व्यक्ति है। इतना याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली है ये जिसकी मृत्यु भारत में हुई है। पुर्तगाली गवर्नर कह सकते हैं। अब देखिए अल्बुकर्क के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, ये कृष्णदेव राय के समकालीन था। कृष्णदेव राय के समकालीन था। ये कृष्णदेव राय के समकालीन था। एक प्रश्न आपके लिए है कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है तो उस समय दिल्ली पर कौन था? पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो दी इंडिया। जो पुर्तगाली कंपनी, हमने नाम नहीं बताया, पुर्तगाली कंपनी जो 1498 में आती है उसका नाम है एस्तादो दी इंडिया। ये भी नोट कर लीजिएगा कहीं, एस्तादो दी इंडिया। ठीक, अब देखिए एक चीज ये हो गया। अब हम बात करते हैं अल्फांसो डिसूजा के बारे में। अब हम बात करते हैं अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? ये छूट गया था वहाँ पे। अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अल्फांसो डिसूजा के समय में ही सेंट जेवियर भारत आए थे। सेंट जेवियर धर्म प्रचार के लिए आए थे, धर्म प्रचार के लिए आए थे, इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण है। अब देखिए ईसाई धर्म प्रचारक हैं ये। सेंट जेवियर कौन है? ईसाई धर्म प्रचारक। नहीं तो आप सोच लें ये किस धर्म का प्रचार करने चले आए थे। अब देखिए जो पुर्तगाली थे इन्होंने समुद्र में एक कार्टिस प्रणाली प्रारंभ किया था। कार्टिस क्या है? कार्टिस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कार्टिस शब्द है एक तरह की परमिट। समुद्र में जाने के लिए पुर्तगाली गवर्नर से एक परमिट लेना पड़ता था। उसी परमिट को कार्टिस कहा जाता था। अब जो उस कार्टिस को नहीं लेता था उस पे जो पुर्तगाली लोग एक डाकू झुंड बनाकर आते थे समुद्र में अपने जहाजी बेड़े से और उस पर अटैक करके उसको लूट लेते थे। और अगर जो वो कार्टिस दिखा देता था तो उसे नहीं लूटते थे। इस पे भी एक कार्टिस देने के लिए भी एक टैक्स लगता था। अकबर ने भी कार्टिस लिया था लेकिन अकबर से कोई टैक्स नहीं लिया गया था। पुर्तगालियों ने सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए ये काम किया था। ठीक है ना? तो कार्टिस नाम आए तो कार्टिस का मतलब हो गया कि ये समुद्र में पुर्तगालियों को द्वारा दी गई एक परमिट थी जिससे लोग आसानी से समुद्र में आ जा सके। और जिन लोगों के पास कार्टिस नहीं होता था उनको पुर्तगाली सेना लूट लेती थी। बस इतना याद रखिएगा कार्टिस प्रणाली के बारे में। अब देखिए व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने कहाँ कहाँ बनाई हैं। तो व्यापारिक कोठियाँ सुन लीजिए, कोचीन, कालीकट, गोवा, मसूलीपट्टनम, मद्रास, सालसेट, मुंबई, इन सब जगहों पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बना रखी थी। द्वीप भी उसमें शामिल थे। अब बात करते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। गोवा प्लस कोचीन में उनका कब्जा बना था। ये सबसे पहले आए थे और 1961 में सबसे बाद में गए। इसमें 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, उसको नोट कर लीजिए। 1961 में ये यहाँ से गए। 1961 में सबसे अंत में जाने वाले पुर्तगाली। अभी कुछ और पॉइंट बताएंगे। सबसे अंत में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। 1961 में सबसे अंत में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो 1961 में कौन था पुर्तगाली गवर्नर जनरल? तो 1961 में कहाँ से गए थे? ये गोवा से गए थे। तो 1961 में गोवा में पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? ये नाम याद रखिएगा। ये नाम है मैनुअल एंटानियो वस्सालो सिल्वा। मैनुअल एंटानियो
वसालो वसाओ वसाओ एसिल्वा, ये 1961 में पुर्तगाली गवर्नर था। अब ये चला गया। स्वतंत्रता के दौरान कौन पुर्तगाली गवर्नर जनरल था? स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल, और ये कौन था? ये था जोसे फेरेरा बोस्सा। जोसे फेरेरा बोस्सा, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से जीके का भी प्रश्न हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, कुछ और खास पॉइंट देख लीजिए। दो तीन पॉइंट और बचा है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। देखिए, 1534 में बंगाल के जो शासक हैं उनका नाम है गयासुद्दीन महमूद शाह। 1534 में बंगाल के शासक का नाम क्या है? गयासुद्दीन महमूद शाह। और वहाँ से पुर्तगालियों ने क्या किया कि सतगांव और चटगांव की बस्ती उनसे ले लिया, साथ ही अपनी बस्ती को स्थापित करने का परमिशन भी ले लिया। किससे? गयासुद्दीन महमूद शाह से 1534 में। और हुगली में इसने एक अड्डा बनाया। अड्डा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये लूटपाट के लिए पुर्तगाली इस्तेमाल करते थे, समुद्री लूटपाट के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो हुगली में इन्होंने लूटपाट के लिए अपना एक अड्डा बनाया। ये समुद्र को लूट कर लाते थे और वहीं पे सारे खजाने को रखते थे। एक बार की घटना है कि शाहजहां का कोई जहाज, शाहजहां उसमें बादशाह थे, 1632 की घटना है ये, कोई जहाज इन लोगों ने लूट लिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि शाहजहां ने पूरे हुगली को ही खाली करवा दिया, सब मारकाट मचा दिया, पूरे पुर्तगालियों को वहाँ से भगा दिया। ये घटना याद रखिएगा कि 1632 में हुगली पर किसने आक्रमण किया था? शाहजहां ने आक्रमण किया था। और 1580 में अकबर के समय में ही हुगली की स्थापना भी हुई थी, दुर्ग की। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1632 में हुगली पर शाहजहां ने अटैक किया था, क्योंकि उनकी भी जहाज़ को लूटने का प्रयास किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और इसीलिए उन्होंने हुगली को पूरा खाली करवा दिया था। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट हुआ। पुर्तगीज़ में या पुर्तगालियों में अगर तो इससे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ कोई ऐसा फैक्ट जो पढ़ाते समय छूट गया हो तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा हम अपनी अगली क्लास में, क्योंकि जो भी हम क्लास लेकर आएंगे उसमें सबसे पहले आपको पुर्तगाली, फिर आपको डेन पढ़ना है। तो जब हम पढ़ाएंगे डच, डेन, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, जो भी क्रम में सीरियल से हम पढ़ाते चलेंगे आपको, तो जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे, अगर जो आपके कमेंट आ गए कि ये टॉपिक छूट गई है, पुर्तगालियों में ये चीज़ हमको नहीं पढ़ाया गया, हमको नहीं बताया गया है, तो हम उस चीज़ को पहले उस पर चर्चा करके उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको। आप ये ना सोचिएगा कि हम एकदम सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, किस्से कहानी की बात है, जहाँ किस्सा कहानी आएगा वहाँ किस्सा कहानी भी कहेंगे, वेट कीजिए। और जहाँ पे सीरियस होकर पढ़ाना है वहाँ हम सीरियस होकर पढ़ाएंगे भी। बस आप मन लगाकर हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए खुद, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। 6 महीने बाद जब आप कोई पेपर देने जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।